नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित तिवारी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश विश्व विशेष। दुनिया भर में कटोरा लेकर घूम रहे नापाक पाकिस्तान ने अपनी सैन्य व्यवस्था में ऐसा बड़ा और खतरनाक बदलाव किया है जिसने उसके लोकतांत्रिक ढांचे पर फिर से गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जी हां, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने डिफेंस फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इस मंजूरी के साथ ही पाकिस्तान के छोटे से इतिहास में यह पहली बार होने जा रहा है कि पाकिस्तान की सैन्य और रणनीतिक कमान की पूरी ताकत अब केवल एक ही शख्स के हाथों में होगी और वो शख्स है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। मुनीर को यह असीमित ताकत ऐसे समय में सौंपी गई है जब पाकिस्तान भयंकर आर्थिक तंगी और बदहाली से जूझ रहा है। ऊपर से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीयूके में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुला विद्रोह भी चल रहा है। और तो और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान के आर्म्ड फोर्स में यह हड़बड़ाहट भरा बदलाव किया जा रहा है। भारत की मार से बौखलाए मुनीर की इस नई तानाशाही पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, मुनीर की तानाशाही। दुनिया के नक्शे पर आर्थिक तंगी और बदहाली का दंश झेल रहा पाकिस्तान आज एक बार फिर अपने इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कटोरा लेकर मदद की भीख मांग रहा है, तो अंदर खाने एक ऐसी खामोश और खौफनाक क्रांति से गुजर रहा है जिसने लोकतंत्र के बचे खुचे ताबूत में भी आखिरी कील ठोक दी है। जी हां, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली ने हाल ही में डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट 2010 में ऐतिहासिक और दूरगामी संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इस विधायी मोहर के साथ ही पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए रावलपिंडी के जनरल हेडक्वार्टर के सामने गिरवी रख दी है। पाकिस्तान के छोटे और बदनुमा इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि देश की पूरी सैन्य, सामरिक और रणनीतिक कमान की असीमित ताकत अब सिर्फ और सिर्फ एक शख्स के हाथों में सौंप दी गई है और वो शख्स है फील्ड मार्शल असीम मुनीर। आखिर क्या है ये नए कानून? कैसे रातों रात संसद को मुहर लगाने वाला एक रबर स्टैंप बना दिया गया? डिफेंस फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2026 और नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में किए गए इन संशोधनों को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये साफ पता चलेगा कि पाकिस्तान में अब किसी प्रधानमंत्री या कैबिनेट की कोई हैसियत नहीं बची है। नए संशोधनों के तहत पाकिस्तान के तीनों अंगों सेना, नौसेना और वायुसेना की यूनिफाइड कमान अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर के पास आ गई है। इतना ही नहीं, परमाणु हथियारों के रखवाली और संचालन करने वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी की चाबी भी अब पूरी तरह मुनीर के नियंत्रण में है। हालांकि पाकिस्तान की परमाणु नीति और रणनीतिक हथियारों के इस्तेमाल का अंतिम अधिकार अब भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास है। नई व्यवस्था रणनीतिक क्षमताओं के ऑपरेशन और समन्वय में वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व की भूमिका को अधिक स्पष्ट और केंद्रीकृत करती है। अब आप ये जान लीजिए मुनीर के हाथ में कौन कौन से हथियार है। इस नए कानून के तहत सैन्य कर्मियों को सेवा से हटाने, समय से पहले सेवा निवृत्त करने और इस्तीफा स्वीकार या अस्वीकार करने जैसे फैसलों में जनरल मुनीर की भूमिका बढ़ गई है। इसके अलावा सैन्य सेवा की उम्र सीमा में बदलाव से जुड़े अधिकार भी नए प्रावधानों का हिस्सा हैं। अब जनरल असीम मुनीर को राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा मामलों में प्रधानमंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार की भूमिका भी मिल गई है। और तो और
इस व्यवस्था से रक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े फैसलों में सेना प्रमुख की सीधी भूमिका बढ़ती है। इतना ही नहीं, परमाणु हथियारों और रणनीतिक सैन्य क्षमताओं से जुड़ी कमान को भी नए सैन्य ढांचे में शामिल किया गया है। इसके अलावा इस नए कानून के ड्राफ्ट के मुताबिक इन प्रावधानों को लागू करने में कोई परेशानी न आए, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राष्ट्रपति को दी गई है। इसके ड्राफ्ट में बाकायदा कहा गया है कि अगर फ्रेमवर्क को लागू करने में कोई परेशानी आती है तो राष्ट्रपति ऑर्डर रिलीज करके उसे परेशानी को हटा सकते हैं। यानी जिस देश में कभी संविधान की सर्वोच्चता की बात होती थी, वहां अब कानून की हर धारा सिर्फ एक कमांडर के इर्द गिर्द घूमती है। संसद में विरोध के स्वरों को कुचलकर विपक्ष के वॉकआउट के बीच इन बिलों का पास होना इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान अब अघोषित रूप से एक पूर्ण सैन्य तानाशाही में बदल चुका है। कौम को आज ये बताना चाहता हूं कि इनकी बदनीयती है, ये फिर से कुछ करना चाहते हैं। सारी कौम तैयार हो जाए कि एक जब अदालतों के फैसले नहीं माने जा रहे, जिस मुल्क के अंदर कानून की हैसियत ही खत्म हो गई है, तो अवाम को पुरअमन एहतजाज करना चाहिए। नहीं तो हम भेड़ बकरियां बन गए हैं। जब आइन की भी कोई परवाह ना हो, जब कानून की भी परवाह ना हो, जो ताकतवर हो, जो मर्जी चाहे। इतना ही नहीं, आसिम मुनीर के हाथों में पाकिस्तान की सैन्य सत्ता के साथ अब रणनीतिक बलों की ऑपरेशनल कमान के लिए एक नया पद बनाया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल से 4 सितारा जनरल बने सैयद आमिर रजा को कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड यानी CNSC नियुक्त किया गया है। ये पद पाकिस्तान की सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े रणनीतिक कमांड को एक साझा ऑपरेशनल ढांचे के तहत लाने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। रजा की नियुक्ति ऐसे समय पे हुई है जब पाकिस्तान के सैन्य ढांचे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज यानी CDF के रूप में सर्वोच्च सैन्य अधिकार मिला है। पाकिस्तान में पिछले साल नवंबर में लागू हुए 27वें संविधान संशोधन ने सैन्य कमान की इस नई व्यवस्था की नींव रखी। इस बदलाव के तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद स्थापित किया गया और आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले CDF बने। इस व्यवस्था ने उन्हें तीनों सेनाओं के ऊपर एक व्यापक सैन्य भूमिका प्रदान की है। इसी पुनर्गठन के तहत कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड का पद बनाया गया। आर्मी एक्ट के तहत इस पद पर प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं, लेकिन इसके लिए CDF की सिफारिश जरूरी होती है। CNSC का कार्यकाल 3 साल निर्धारित किया गया है। नई व्यवस्था में सेना, नौसेना और वायुसेना की रणनीतिक कमान से संबंधित ऑपरेशनल गतिविधियों के बीच बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी CNSC को दी गई है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का अंतिम फैसला CNSC करेगा। परमाणु नीति और रणनीतिक हथियारों के इस्तेमाल से जुड़े अंतिम फैसले का अधिकार औपचारिक रूप से नेशनल कमांड अथॉरिटी के पास ही रहेगा। ये भी जान लीजिए कौन है आमिर रजा। आमिर रजा पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठ अधिकारियों में लंबे समय से महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। उन्हें 1988 में 6th लॉन्सर्स में कमीशन मिला था। उनके सैन्य करियर में बख्तरबंद इकाइयों की कमान से लेकर पैदल सेना और रणनीतिक संगठन से जुड़े कई पद पर रहे। रजा एक आर्म्ड रेजिमेंट, आर्म्ड ब्रिगेड और दक्षिणी वजीरिस्तान में एक इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। इसके अलावा वो एक इन्फेंट्री डिवीजन और लाहौर स्थित
चौथी कॉर्प्स के कमांडर भी रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस प्रोडक्शन क्षेत्र की महत्वपूर्ण संस्था हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला का नेतृत्व किया। जनरल रजा हथियारों से जुड़े महानिदेशालय में भी काम किए। वो सेकेंड कॉर्प्स में चीफ ऑफ स्टाफ की भूमिका निभा चुके हैं। हाल ही के वर्षों में उनका एक अहम दायित्व सैन्य संगठन में बदलावों को लागू करना रहा है। 27वें संविधान संशोधन के बाद सैन्य ढांचे में बदलाव और पिछले साल भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में पिटने के बाद पाकिस्तान सेना में किए गए संगठनात्मक पुनर्गठन में भी उनकी भूमिका रही है। रजा का नाम पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की स्थापना से भी जुड़ा है। यही वजह है कि रणनीतिक बलों की नई कमान में उनकी नियुक्ति को केवल प्रशासनिक बदलाव के तौर पर नहीं देखा जा रहा है। जनरल आमिर रजा का प्रमोशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रहते हुए वो वरिष्ठता सूची में काफी नीचे थे। रिपोर्टों के मुताबिक 4 सितारा जनरल बनाए जाने और सीएनएससी की जिम्मेदारी दिए जाने के समय वो लेफ्टिनेंट जनरल की वरिष्ठता की सूची में 8वें स्थान पर थे। उनकी पदोन्नति से कई वरिष्ठ अधिकारी पीछे हो गए। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, फैयाज हुसैन शाह, नौमान जकारिया, मोहम्मद जफर इकबाल, एहसन गुलरेज और शाहिद इम्तियाज जैसे नाम शामिल हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई के महानिदेशक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पद पर बने हुए हैं और उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है। इस तरह पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण शक्तियां चुनिंदा वरिष्ठ अधिकारियों के इर्द गिर्द केंद्रित दिखाई देती हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में नए प्रांतों और प्रशासनिक इकाइयों के गठन पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित 28वां संविधान संशोधन इन बदलावों को लागू करने का प्रमुख जरिया बन सकता है। हालांकि संशोधन को किस प्रक्रिया से पारित किया जाएगा और नए प्रांतों की सीमाएं कैसे तय की जाएंगी, इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है। वहीं जानकारों का मानना है कि नए प्रांतों का गठन न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने का दावा करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन और जातीय भाषाई मुद्दों को भी संबोधित करने का प्रयास हो सकता है। रिपोर्ट में बताया गया कि राजनीतिक और प्रशासनिक पहलुओं के साथ आर्थिक सुधारों का भी समानांतर रूप से आगे बढ़ना तय माना जा रहा है। पाकिस्तान ने निवेश, खनिज संसाधनों, खनन क्षेत्र, रक्षा से जुड़े उद्योगों और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर विशेष रूप से केंद्रित एक 10 साल का आर्थिक रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप का उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना और रक्षा औद्योगिक आधार को मजबूत करना है। सैन्य नेतृत्व का मानना है कि राजनीतिक स्थिरता और मजबूत प्रशासनिक ढांचे के बिना आर्थिक सुधार अधूरे रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये प्रस्तावित बदलाव पाकिस्तान की शासन व्यवस्था में सेना की भूमिका को और अधिक केंद्रीय बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ये योजनाएं अमल में आती हैं तो देश की राजनीतिक संरचना में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनके लागू होने की प्रक्रिया और संभावित सियासी प्रतिक्रिया अभी अनिश्चित बनी हुई है। पाकिस्तान आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां एक आर्थिक बदहाली एक तरफ है, दूसरी तरफ यूके में बढ़ता जन असंतोष और तीसरी तरफ भारत के साथ सैन्य तनाव ने उसकी चिंता, उसकी सत्ता व्यवस्था की बुनियाद हिला दी है। इन हालातों के बीच सत्ता का केंद्र और ज्यादा सेना के हाथों में सिमटता नजर आ रहा है। सवाल यही है, क्या पाकिस्तान अपनी समस्याओं का समाधान लोकतांत्रिक संस्थाओं और आर्थिक सुधारों में तलाश रहा है या फिर हर संकट का जवाब सैन्य ताकत और केंद्रीकृत सत्ता में ढूंढ रहा है? और अगर फील्ड मार्शल असीम मुनीर के हाथों में लगातार बढ़ती शक्तियां इसी दिशा का संकेत है, तो क्या पाकिस्तान एक बार फिर लोकतंत्र की सीमा रेखा पार कर सैन्य प्रभुत्व के दौर में प्रवेश कर चुका है? देखिए रिपोर्ट।
पाकिस्तान में एक तरफ देश का खजाना पूरी तरह से खाली है, आम जनता दो वक्त की रोटी और बुनियादी चीजों के लिए मोहताज है, महंगाई आसमान छू रही है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कर्ज की शर्तों तले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हर रोज दम तोड़ रही है। ऐसे वक्त में जहां देश के हुक्मरानों को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक सुधारों पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वहां पाकिस्तान की संसद सेना के आकाओं को कानूनी कवच पहनाने में व्यस्त है। दुनिया के बाजारों में कर्ज की भीख मांगते मांगते पाकिस्तान की साख मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन रावलपिंडी के जनरलों को देश की भुखमरी से कोई सरोकार नहीं है। उन्हें चिंता है तो सिर्फ इस बात की है कि कैसे सुप्रीम कमांडर की कुर्सी को और ज्यादा शक्तिशाली बनाया जाए। ये विडंबना ही है कि जिस देश के पास अपने नागरिकों को खिलाने के लिए गेहूं खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो देश अपने सेनापति को ऐसी बेलगाम और सर्वव्यापी ताकत सौंप रहा है जो किसी भी रोमन तानाशाह को भी शर्मसार कर दे। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये जद्दोजहद हुकूमत अकेली नहीं कर सकती, मैं अकेला नहीं कर सकता। लिहाजा आज मेरी आपसे एक हमदर्द के तौर पर पुरखलूस दरख्वास्त है कि इस मुश्किल वक्त का मुकाबला करने के लिए जो जामे मंसूबा हम बना रहे हैं, इसमें भरपूर तावन करें, जिसका ऐलान इंशाअल्लाह आइंदा चंद दिनों में किया जाएगा। और संकट सिर्फ इस्लामाबाद या लाहौर की सड़कों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में इस समय बारूद का ढेर बिछा हुआ है। पीओके के अंदरूनी हिस्सों में पाकिस्तान के खिलाफ जनता का आक्रोश लावा बनकर फूट पड़ा है। बुनियादी अधिकारों, भारी टैक्स और पाकिस्तानी हुकूमत के दमनकारी रवैये के खिलाफ वहां की आवाम सड़कों पर है और बगावत के सुर तेज हो चुके हैं और जगह जगह पाकिस्तानी फौज के खिलाफ खुला विद्रोह चल रहा है। और तो और अपनी ही जमीन पर नियंत्रण खोती हुई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और सेना इस जन विद्रोह से पूरी तरह बौखलाई हुई है। ऐसे सुलगते और विस्फोटक हालातों से निपटने के लिए ही ये केंद्रीकृत सैन्य ढांचा तैयार किया गया है। यानी संदेश बिल्कुल साफ है, लोकतंत्रीय तरीकों से नहीं बल्कि लोहे और बारूद के दम पर पीओके की इस सुलगती चिंगारी को दबाना है और जनता की आवाज को हमेशा के लिए खामोश कर देना है। इन तमाम आंतरिक और बाहरी आपदाओं के बीच इस संपूर्ण सैन्य बदलाव की सबसे बड़ी और मूल वजह जुड़ी है भारत के साथ रणनीतिक मोर्चे पर मिली करारी शिकस्त से। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों के हाथों धूल चाटने और रणनीतिक तौर पर बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी सेना के भीतर हड़कंप मच गया था। उस सैन्य असफलता ने पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस के अंदरूनी अहंकार को चकनाचूर कर दिया था। सेना के भीतर इस बात पर मंथन हुआ कि कमांड स्ट्रक्चर में बिखराव और तालमेल की कमी के कारण ये फजीहत हुई है। इस हार के जख्मों को छिपाने और अपनी नाकामियों का ठीकरा एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता पर फोड़ने के बजाय उन्होंने ये तय किया कि अब फैसलों में किसी तरह की देरी या जवाबदेही नहीं होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उपजे इस सामरिक डर और खींच का परिणाम ही है कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद से नवाजते हुए उन्हें पाकिस्तान की सैन्य मशीनरी का एकमात्र सर्वेसर्वा बना दिया गया है, ताकि भविष्य में किसी भी नाकामी के लिए कोई दूसरा जवाबदेह न हो सके। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी
एक साथ नहीं बह सकता। Nuclear weapons are for national survival. They are not for the protection of terrorists. कि न्यूक्लियर हथियार साहब नेशनल सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होते हैं, कि देश का मर मिट जाना रोकने के लिए। ट्रिपल एयर डिफेंस है हमारा लेयर, कोई तुम्हारा न्यूक्लियर मिसाइल नहीं आ पाएगा, कोई तुम्हारा जेट फाइटर उड़ नहीं पाएगा। खत्म, खलास। न्यूक्लियर सबमरीन पनडुब्बी तुम्हारे पास, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं नहीं उस पर। यू डोंट हैव अ थर्ड लेग ऑफ द ट्रायड। 2 लेग्स को हम मरोड़ देंगे, खत्म कर देंगे। कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। प्राइम लेसन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। इन तमाम कड़ियों को जब हम आपस में जोड़ते हैं तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। आर्थिक बदहाली के गर्त में डूबा देश, पीओके में सुलगता बगावत का शोला और भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद बौखलाई फौज, इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को एक बार फिर खुले सैन्य शासन की परछाई में धकेल दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हाथों में आई ये असीमित ताकत इस बात का ऐलान है कि पाकिस्तान में अब लोकतंत्र केवल एक मुखौटा है, जिसके पीछे वर्दीधारी जनरलों की बंदूकें गरजती हैं। दुनिया के सामने कटोरा लेकर खड़े रहने वाले इस देश ने अपने ही घर में तानाशाही का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है, जिससे निकलना पाकिस्तान के अवाम के लिए नामुमकिन सा होता जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ एक सैन्य फेरबदल नहीं है, बल्कि एक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के पूर्ण विघटन और पतन की दिशा में उठाया गया सबसे बड़ा और आखिरी कदम साबित हो सकता है। तो इसी के साथ विश्व विषय में फिलहाल बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।